brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये तो बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर। मैंने एक चैलेंज दिया था कि अगर आप सच्चे मायने में चौधरी देवीलाल जी के सिपाही हैं तो उनकी जन्मस्थली जो कि तेजाखेड़ा है वहां जाकर के ये कह दीजिए कि मैं अगला चुनाव भी इनेलो से लड़ूंगा। यानी वो मौका प्रस्त और हम सच्चे मायने के अंदर चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़ करके कि मैं यानी वो आदित्य चौटाला जी मेरे चाचा जी अगला चुनाव भी इनेलो से लड़ेंगे तो मैं उनकी बात को स्वीकार और 4 साल बाद ये रील जो है ना बलजीत सिंह जी वाली चल जाएगी वो इस गलत फहमी में ना रहें और अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। अगर हमें उंगली सीधी करके उसको निकालना आता है घी को तो टेढ़ी करके भी थापी बहुत बढ़िया मारता है दीपेंद्र हुड्डा, तो उसकी झुट्टी थापी में आगे। हरियाणा तक के साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के नेता चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। दिग्विजय जी अक्सर नेता चुनाव हार जाते हैं, अपना हल्का छोड़ जाते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू अभी तक हल्के में हैं। नहीं, वो तो मेरा धर्म है। मेरा राजनीतिक धर्म मुझे इस बात के लिए मजबूर करता है और जो है ना उस धर्म को निभाना है। जनता ने जो मुझे मैंडेट दिया है, वोट दिए हैं और 35,000 से अधिक जो मुझे वोट मिले हैं, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2-3 दिन अपने हल्के में लगाऊं, लोगों के सुख दुख में शामिल हूं, उनके लिए हाजिर रहूं। हाँ, पार्टी की स्टेट की जिम्मेवारी मेरे पास है, मगर मेरा हल्का भी मेरे लिए सर्वोपरि है और उनकी बदौलत मुझे राजनीतिक पहचान मिली है। मुझे प्रदेश में भी घूमना है, तो उसके लिए मैंने सप्ताह में 3-4 दिन रखे हैं, मगर मुझे प्रदेश के साथ साथ अपने लोगों की जिम्मेवारी, जिन्होंने मुझे अपनी उंगली पकड़ करके राजनीतिक चाल चलनी सिखाई है, आगे बढ़ना सिखाया है, बोलना सिखाया है, हौसला दिया है, मेरी पहचान कायम की है। मेरे माताजी, मेरे पिताजी का ये हल्का रहा है और मेरा घर है डवाली, तो डवाली के लिए मैंने एक बात कही थी इलेक्शन में जाते हुए कि जब तक जीऊंगा तब तक आपका सेवक, आपका सिपाही, आपका पहरेदार बन करके रहूंगा। और इस साल के अंत में जब मैं और आप बात कर रहे होंगे तो मैं ये खुशखबरी आपको दूंगा कि पहला हल्का बन गया। मौजूदा विधायक हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो आपकी ई लाइब्रेरी जो जिम के बारे में कहते हैं कि वहां धूल फांक रही है। मुझे 40 गांवों में किसी भी एक गांव के अंदर आप मेरी लाइब्रेरी, गांव की लाइब्रेरी, हम सब की जो लाइब्रेरी बनाई है उसके अंदर कहीं धूल फांक रही हो, कहीं बद व्यवस्था हो, तो आप अपना कैमरा लेकर के मेरे साथ चलिए। धूल उनकी आंख में फांक रही है, उनके एरोगेंस में फांक रही है, उनके घमंड में फांक रही है। ये तो बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर। मैंने एक चैलेंज दिया था कि अगर आप सच्चे मायने में चौधरी देवीलाल जी के सिपाही हैं तो उनकी जन्मस्थली जो कि तेजाखेड़ा है वहां जाकर के ये कह दीजिए कि मैं अगला चुनाव भी इनेलो से लड़ूंगा और मैं चौधरी देवीलाल की पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो ये बात कहने से मना कर गए। वो ये कहने लगे कि ये तो समय तय करेगा। यानी वो मौका प्रस्त है और हम सच्चे मायने के अंदर चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़ करके और उनके मूल्यों पर, उनके असूलों पर जनता की सेवा करने के लिए प्रयास करेंगे। दिग्विजय जी, आपका क्या कहना है? ये मौका प्रस्ती अवसरवादिता थी जो बीजेपी से उनको इनेलो में ले? मैं कह रहा हूं आज भी वो अगर ये बात कह दें तेजाखेड़ा में चौधरी देवीलाल जी की जन्मस्थली पर जाकर, मैं फिर कह रहा हूं आपके रिकॉर्ड पर कि मैं यानी वो आदित्य चौटाला जी मेरे चाचा जी अगला चुनाव भी इनेलो से लड़ेंगे, तो मैं उनकी बात को स्वीकार लूँ। मगर वो ये बात नहीं कहेंगे और वो ये कह देंगे तो आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और 4 साल बाद ये रील जो है ना बलजीत सिंह जी वाली चल जाएगी। दिग्विजय जी, पिछले दिनों जो पानी का मुद्दा हुआ, मान साहब ने जिस तरह से पंजाब पुलिस भेजी, सरेआम गुंडागर्दी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कितना देश के अंदर एक ऐसा माहौल चल रहा है जब हम देश के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने सभी विपक्ष पार्टियों ने इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के कहा कि पानी बंद कर दीजिए। देश ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन पर है और उस समय भगवंत मान अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा, अपना खेल रच रहे। मैंने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी इस क्षेत्र में कि हमारे तीनों जो जिले हैं वो सूखे पड़े हैं
पीने का पानी भी नहीं। पीने का पानी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है वाटर वर्क सूखे पड़े हैं, नहरें सूखी पड़ी है, खाड़ सूखे पड़े, तेल सूखी पड़ी है। और ये लोग जो हमें अपना बड़ा भाई कहते हैं, जब किसानी आंदोलन हुआ तो पलकें बिछा करके हमारे किसानों ने इनका स्वागत किया था। इनके लिए घरों में खीर बनी, अपने निवाले छीन कर बच्चों से इनके मुंह में डाले। और उनके मुखिया, प्रदेश के मालिक आज हमारा पानी रोके। इससे ज्यादा इनजस्टिस क्या हो सकता है? फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात करें। भाखड़ा जो बांध है और भाखड़ा जो कैनाल है वो इनकी नहीं है, वो देश की है, वो हरियाणा की भी है और उसमें हरियाणा का अधिकार है। हाँ, हम एक बहुत सेंसिटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं और बड़ी जिम्मेवारी से हम सब लोगों को काम लेना है, मगर वो इस गलत फहमी में ना रहें और अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। अगर हमें उंगली सीधी करके उसको निकालना आता है घी को, तो टेढ़ी करके भी आता है। अगर मैं बात करूं बीबीएमबी की, तो उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट के आदेश भी भगवंत मान जी ने नहीं माने। मैं क्या कह रहा हूँ, फेडरल स्ट्रक्चर की चोट मारना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं सिस्टम को, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि पंजाब के अंदर जो मेरे जानकार मित्र हैं, यार प्यारे हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत बुरा हाल है आम आदमी पार्टी का और दिल्ली की हार के बाद और ज्यादा बुरा हाल है। तो नया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्या रचा जाए? कैसे लोगों को दिल्ली की हार और तमाम मुद्दे, भ्रष्टाचार, उन तमाम चीजों से दूर ले जा करके दिशाहीन किया जाए, हरियाणा के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, भाई को भाई किससे लड़ा दिया जाए। भगवंत मान जी, ये आप आम आदमी पार्टी के ताबूत की आखिरी कील ठोक रहे हैं खुद ही। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये भी बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। जैसे हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जाति धर्म पर लड़ाना, मजहब पर लड़ाना, वैसे भाई को भाई से लड़ाना। मैं कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश का नौजवान कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि पानी हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे, यूं नहीं तो हमें दूसरा हिसाब भी आता है, मगर अन्यथा ना हो। हम भाईचारे और तहजीब में रह करके इस मसले को निपटा लें। और मैं नायब सिंह सैनी जी से भी कहूंगा, आप सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, अपने पानी के अधिकार की लड़ाई समझदारी से लड़ें। पीछे हम मेंबर नहीं बना पाए, उससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ और पानी की बूंद बूंद के लिए आज हमारा इलाका तरस रहा है। फिर जब हमारा इलाका तरसेगा तो फिर हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव तो अभी भी कोई नहीं है। ये भी अचंबा है कि देश के अंदर डबल इंजन की प्रदेश के अंदर सरकार है, कभी ट्रिपल इंजन कह देते हैं। ये इंजन यहाँ फेल क्यों हो गए? अगर मैं बात करूं, पहलगाम की बड़ी दुखद घटना हुई, उसके बाद जो देश के हालात बने, जो जल संधि रद्द हुई, भारत तो पाकिस्तान का जो अटारी बॉर्डर है वो बंद किया गया व्यापार के लिए जो खुला था, दूतावास बंद किए गए, उस सब को आप किस निगाह से देखते हैं? और जो मोदी साहब ने जवाब दिया उसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जो हमें ललकारा, हमारी आर्मड फोर्सेस ने जाकर के उसका बड़ी बेहतरीन तरीके से, सूझबूझ से, डिसिप्लिन से और सिविलियन उस पर वो ना हो, बल्कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन का जवाब मिलिट्री एक्शन से दिया जाए। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के लिए हमारी आर्मी एक आइडल बन गई। आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि जितनी समझदारी से हमने अपने टारगेट को हासिल भी कर लिया और किसी का बेवजह नुकसान भी नहीं किया, जिसने हमारी ललकारा, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका हमने खात्मा कर दिया, सफाया कर दिया। तो ये एक सीख है पूरी दुनिया के लिए। तो जितनी आज तारीफ की जाए हमारी आर्मी की, एक एक जवान की, जिन्होंने कुर्बान कर दिया अपना सब कुछ। और आज जो वॉरफेयर है, वो वॉरफेयर बचा नहीं है अब सिरों की गिनती का, अब वो टेक्नोलॉजी का वॉरफेयर है। और टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर के अंदर जो आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसके आगे सारी दुनिया पस्त हो चुकी है। तो ये बहुत जो है ना ब्रेवरी है हमारे सोल्जर्स की। मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। हम तो उनके चरणों की धूल है, क्योंकि अगर वो नहीं तो फिर ये मुल्क नहीं। और इस मुल्क की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो इस देश के वीर जवानों की वजह से, और उन्हीं की बदौलत हम गर्व से खड़े होकर के कहते हैं। मेजर सैयद कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह का बयान दिया, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं बार बार कि डीएनए क्या है। इनके डीएनए में गड़बड़ ये है कि किस तरह लड़ाया जाए। जब आपको बचपन से
यानी इनकी जो पाठशाला है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस पाठशाला में पाठ ही पढ़ाया जाता है कि किसी तरह एग्रेशन, किसी तरह नफरत पैदा की जाए, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना जी। मतलब अंदर क्या है, बहुत सारे लोग तो बीजेपी के अंदर रह करके उसको शील्ड कर देते हैं, कवर कर देते हैं, मुंह पे नहीं, जवाब पे नहीं आने देते, मगर कुछ लोगों के जबान से निकल जाती है, स्लिप हो जाती है, तो अंदर क्या है, मन में क्या है, बाद में बयान से पलट भी गए। मैं वही कह रहा हूं, मन में क्या है, वो जबान पर आ जाता है, कितने दिन रुकेगा, हमारी बात भी हमारी जबान पर आ जाती है। तो ये देखिए, हमें तय करना होगा, मुझे सुनने वाले लोग भी आज आपके, कि हमें तय करना होगा कि मेरी उम्र और मेरी उम्र से जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, क्या वो देश को, आने वाली नस्ल को, आने वाले बच्चों को इन लोगों के साथ धकेलना चाहती है जो हमें जाति पाति धर्म मजहब पर खड़ा कर करके उस लाइन पर डिवाइड कर, ये तय करना होगा। जब हरियाणा के अंदर दंगे हुए थे, मेवात में दंगे हुए थे, वो स्पॉन्सर्ड दंगे थे, और एक छोट भैया जो अपने आप को हिंदू लीडर कहता था, उसने क्या मेवात के बारे में वहां पर जाकर के क्या आतंक तांडव मचाया, तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जय हरियाणा जय मेवात। और जिस दिन ये बात दुष्यंत चौटाला ने कही, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तो मेवात के लोगों को, जो कि अपना हौसला हार चुके थे, डिमोरलाइज बैठे थे, उनको ये आ गया कि सत्ता के अंदर बैठा एक ऐसा शख्स भी है जो इन लोगों को गलत नहीं करने देगा। और मैं आज दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं, नई पीढ़ी से कहूंगा कि ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या आप अपनी नई नस्ल को, मैं अपने इलाके में जाता हूं, किसी के गवांड में, किसी के पड़ोस में कोई मुस्लिम भाई रहता है, आज से नहीं, जनरेशन से रह रहा है, इकट्ठे व्यापार कर रहे हैं। यहाँ सिरसा शहर में हमने देखा, कोई सड़क चलता राहगीर पॉलिटिकल लीडर जो बीजेपी का सोकॉल्ड अपने आप को कहता है इनसे चूड़ियां मत खरीदो, इनसे ये दुपट्टे मत रंगवाओ। क्या ये हमारा देश है? क्या ये महात्मा गांधी का देश है? या ये शहीद आजम भगत सिंह का देश है? कल को जो पगड़ी आपने बांधी है, कल को ये लोग आपसे भी नफरत करेंगे, फिर उसके बाद ये जाति पर बांटेंगे, फिर ये उसके बाद किसी और चीज पर बांटेंगे। इसलिए ये हमें तय करना होगा दूरगामी एक वो लेकर के कि ठीक है सारी बातें, मगर क्या हमारा देश हम ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल उठाए? बहुत चिंता का विषय है। मेरा लास्ट सवाल, आज पार्टी की बैठक है, जिला प्रधान बनाए जा चुके हैं, प्रभारी बनाए चुके हैं, आज विस्तार के लिए बैठक है, आगे मेंबरशिप ड्राइव चलाने के लिए? हाँ, निश्चित तौर पर हम पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, पुराने वापस आ रहे हैं। आपने देखा है कल बम्पर ज्वाइनिंग्स हुई, आज भी कुछ साथी ऐसे थे जो अभी पुराने साथी भूल चूक से, वो एक हरियाणा में कहावत चल गई थी उस टाइम पर, वो थापी बहुत बढ़िया मारता है दीपेंद्र हुड्डा, तो उसकी झुट्टी थापी में आ गए। वो सारे के सारे मेरे भाई मित्र याद साथी जो हैं सब वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे सब संपर्क में हमारे, कोई भूल चूक से, कोई गलती से, कोई दूसरी तरफ चले गए, इनेलो में चले गए, कोई एक आधा बीजेपी में चला गया, सबसे हम संपर्क में हैं। और मैं कह देना चाहता हूं कि फुल प्रूफ हम अगले 1-2 महीने के अंदर एक एक साथी जो गया था उनको गले लगाकर, मनाकर, जो कोई कमी पेशी रही उनसे बातचीत कर सबको वापस ले आए। हुड्डा साहब पे आपने बात की, ना सीएलपी का लीडर बना, ना कोई और चर्चा, तो कांग्रेस का क्या विषय देखते हैं? 2.5 करोड़ प्रदेश के अंदर आबादी है, वो ये टकटकी लगा करके देख रही है कि हमने 40 सीटें एक पार्टी को दी, वो पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष जो कि सेकंड इन कमांड है विधानसभा का, वो तय नहीं कर पा रही, वो हमारा भला क्या करेगी? जो अपना फैसला नहीं कर पा रही, वो हमारा फैसला क्या करेगी? आप पानी की बात कर रहे हैं, आप हरियाणा के विकास की बात कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर जब विपक्ष का नेता नहीं होगा तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? जी। और सब लोग जो है ना अचंभा मान रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया होने के बाद भी ये लोग राजनीति में कैसे हैं, इस बात से अचंभा होता है। तो ये थे चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने बताया कि आज रोहतक में पार्टी की बैठक है, आगे मेंबरशिप ड्राइव चलाने का और पार्टी को विस्तार देने का कार्यक्रम है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।